हैं उन सब के बारे में लिखा है। और करीब करीब इस किस्म में ज्यादातर इसमें आर्टिकल ऐसे हैं जो सिंह साहब समय समय पर लिखते रहे हैं और उनका कंपाइलेशन है। लेकिन मुझे इसमें एक चैप्टर लिखा है जो भारत की राजनीति में सबसे ईमानदार आदमी है, उनकी फंडिंग कहां से होती थी, वो कहां से आए, कहां कहां उनकी मुलाकातें हुई, वो जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी भी इसमें लगी हुई है। और उस ईमानदार जो धरती पे एक ही मात्र आदमी अवतरित हुआ है, उसके दो साथी इस समय जेल में हैं। तो कोई भी बात इस किताब में आपको सिर्फ रिटॉरिक्स में नहीं मिलेगी, किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं मिलेगी। जो भी लिखा गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल सोर्स के साथ लिखा गया है। इसलिए मैं आज की इस शाम को आगे बढ़ाते हुए जो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं उनको मैं दावत देता हूं कि वो मंच पे आएं और तशरीफ रखें। हमारे बीच में प्रोफेसर कपिल कुमार साहब का आपने नाम सुना होगा। कपिल कुमार साहब की शान में मैं यही कह सकता हूं कि आप तीन मूर्ति में हैं। लाल किले पे जो सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम बना है उसके पीछे आप ही हैं। और तीन मूर्ति के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने, सरकार ने ये जो पूरा म्यूजियम बना है, जहां पहले फूल वाले चचा का कब्जा था, अब उसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर मक्खन लाल साहब बैठे हैं, मेरे सीनियर हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब वो इरफान हबीब के साथ बैठा करते थे मैं उन्हें तब से जानता हूं। तो प्रोफेसर कपिल कुमार और मक्खन लाल साहब को जितने प्राइम मिनिस्टर हुए उनका काम बांटा गया कि आप उनके बारे में लिखिए। और मैं ये कह सकता हूं कि दोनों लोगों ने जो प्रोजेक्ट उनको दिया गया उसके साथ 100% आपने उसके साथ में निष्पक्षता के साथ लिखा। और आज तीन मूर्ति में आप वो देख रहे हैं। हमारे बीच में ये माना जाता है, आज बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है जजेस को लेकर के, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जजेस हमारे बीच में हुए हैं जिन्होंने अपना काम बहुत खामोशी से किया, शोर नहीं मचाया। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे किसी बुजुर्गों ने कोई बड़ा काम किया, राष्ट्र के लिए किया, तो उसको हमको चिल्ला चिल्ला के बताना चाहिए। हमारे बीच में जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव साहब बैठे हुए हैं। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे और आप वो शख्स हैं, फैसले तो बहुत सारे दिए हैं उन्होंने, लेकिन एक फैसला उन्होंने दिया कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव साहब, आपसे मैं चाहता हूं तशरीफ लाएं। हमारे बीच में एक पिता और एक पुत्र, आप उनको टेलीविजन पे बहुत देखते हैं, लेकिन एक पिता और पुत्र तो हर एक के यहाँ, हम सबके यहां होंगे, लेकिन एक पुत्र कैसा होता है ये मिसाल मुझे दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। जाने माने वकील, लीगल मांगों के एक्सपर्ट श्री हरिशंकर जैन साहब का नाम आपने बहुत सुना होगा। और देखिए, जब समाज अपने बीच के हीरोज को, उन बहादुरों को, उन आइकॉनों को नहीं पहचानता है, तो फिर धीरे धीरे उस समाज में बहादुर पैदा होना बंद हो जाते हैं। उसको लगता है कि जब उसका समाज ही उसे नहीं पहचानता है, वो कितना भी बड़ा काम कर ले तो उसके मन में एक टीस रहती है। हरिशंकर जैन साहब के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब अयोध्या के अंदर
बाबर द्वारा बनाई गई उस मस्जिद का ध्वंस हो गया था। तो कमिटमेंट देखिए, वकील तो बहुत देखे होंगे आपने, 25-25 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए लेकर के जजों के साथ कैसे फैसला करते हैं। लेकिन आपके बीच में ऐसे भी लोग थे कि जब वो मस्जिद को तोड़ दिया गया, जहां राम मंदिर था, भगवान राम की मूर्ति थी, तो किसी से पूछा नहीं हरिशंकर जैन साहब ने। और जहां तक मुझे खबर है कि उनकी माताजी का देहांत शायद उसी दिन हुआ, उसके बावजूद भी हरिशंकर जैन साहब को कुछ उनके मन में आया और उन्होंने खुद तय किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो गए और वहां उन्होंने एक अपील की और हाई कोर्ट से यह कहा कि भगवान राम मेरे आराध्य देवता हैं, मैं बरसों बरस मेरा परिवार उनकी पूजा करता रहा है और आज उनका मंदिर तोड़ दिया गया है या मस्जिद तोड़ दी गई है। और भगवान राम, हमारा संविधान कहता है कि एक जीवित पुरुष है, लिहाजा मैं और मेरे भगवान के बीच में जो विघ्न पड़ा है, जो मेरी पूजा टूटी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि मेरी पूजा निरंतर जारी रहे, इसका आपको आदेश दीजिए। हरिशंकर जैन साहब के इस तर्कों को हाई कोर्ट के जजों ने सुना और तत्काल प्रभाव से आदेश हुआ कि राम लला जो बैठे हुए थे, जिनको तोड़ करके सब कुछ खत्म हो गया था, तत्काल तौर से राम लला को कहीं भी टेंट में स्थापित करें ताकि ये निरंतर पूजा जारी रहे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे एक रेफरेंस है। 1780 में भी बनारस में बाबा विश्वनाथ को एक इस्लामिक आक्रांता ने खंडित किया था और उस वक्त एक मराठा लेडी जो इंदौर की रानी थी, रानी अहिल्याबाई होलकर, वो वहां से चल के बनारस गई और उस खंडित शिवलिंग को स्थापित किया उन्होंने। और सिर्फ इसलिए मुझे लगता है कि जो थॉट होलकर जी के मन में था वही श्रीवास्तव साहब, सॉरी, हरिशंकर जैन साहब के मन में रहा होगा। शायद वो समझती थी कि उस वक्त सब कुछ नहीं बदला जा सकता था, लेकिन उन्होंने खंडित शिवलिंग को वहां स्थापित करके उस पर पूजा शुरू कराई ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये खंडित रहेगा, लोग आना बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे लोग काशी को भूल जाएंगे और फिर काशी के बजाय कहीं और देवता स्थापित हो जाएंगे और ये पूजा शुरू हो जाएगी। तब उस खंडित मूर्ति को स्थापित करके वहां पूजा जारी रखी ताकि लोग बनारस को, बाबा विश्वनाथ को न भूलें। और वो इतना ही करके चली गई। वही सेम काम हरिशंकर जैन साहब ने किया कि अगर इसके ये जो पूरा मंदिर टूट गया है, ये कब बनेगा, कब न्याय का फैसला आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या के बारे में धीरे धीरे लोग भूलने लगें और कहीं राम का दूसरा मंदिर स्थापित हो जाए तो जो अयोध्या का महत्व वो समाप्त हो जाए। ये मन में था, इसलिए टेंट में भगवान राम को रख के पूजा कराई ताकि देश के निरंतर लोग अयोध्या पहुंचते रहें और राम की पूजा होती रहे। हरिशंकर जैन साहब के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी लंबी फहरिस्त है। मैं चाहता हूं कि आप मंच पे आएं। हमारे बीच में जयपुर से चल के आए हमारे दोस्त डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू को बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहुत बड़ा हम सबके बीच में काम किया उन्होंने। और यह काम भी हमको बहुत अभी हाल फिलहाल नहीं पता चला कि एक 7 स्टार की जीवन जीने वाला मनुष्य, देश का जाना माना ENT डॉक्टर, उसने कोई संगठन नहीं बनाया, उसने शोर शराबा नहीं किया और एक काम निर्धारित उन्होंने खुद किया कि जयपुर में रहते हैं, राजस्थान की सीमा सिंध से लगती है। आपने पिछले 10 साल में सिंध, जिसका नाम अक्सर जनगण में तो आता है लेकिन है वो पाकिस्तान के पास, वहां करीब करीब एन एवरेज
हर रोज 4 से 5, 15 साल, 16 साल, 13 साल, 12 साल की बच्चियों का रेप होता है, मर्डर होता है, जबरन कन्वर्जन होता है। 60 के मौलवी साहब उनसे शादी कर लेते हैं। उमेंद्र रत्नू साहब ने अपने तमाम रिसोर्सेस को जो सिंध में इनके हो सकते हैं, उनके माध्यम से ऐसे लोगों को भारत लाने की कोशिश की और अब तक ऑन रिकॉर्ड 10,000 से ज्यादा सिंध से आए हुए उन लोगों को जो सब कुछ अपना लुटा के आए थे, राजस्थान में उनके एक एक कागज, पुलिस का कागज और दूसरे डिपार्टमेंट का कागज सब बनवा करके छोटी छोटी नौकरियों में अब तक उनको स्थापित किया। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू एक धर्मांश नाम का एक एनजीओ चलाते हैं और उनका मानना यह है कि आज के भारत में सनातनी हिंदुओं को लड़ाई लड़ने के लिए जब तक अर्थ से, पैसे से मजबूत नहीं होंगे, सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। उस धर्मांश के तहत दुनिया भर के लोगों से मैं अपील करता हूं कि जो जहां हो, जो जिसकी जितनी क्षमता हो, वो उसमें सहयोग करे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ भावनाओं की नहीं है, जमीन पर लड़ने की लड़ाई है। उमेंद्र रत्नू साहब, मैं आपको चाहता हूं कि आप मंच पे आएं। आज के महफिल की शमा, जिनकी वजह से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, मेरे गुरु हैं और मुझे यहां तक पहुंचाने या ये कह लीजिए कि मुझे बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ कर्नल RSN सिंह साहब का है। और मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं कि जो काम सिंह साहब ने मुझे बिगाड़ के किया है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कम से कम 100 लोगों को बिगाड़ूं। कर्नल RSN सिंह साहब, फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आनंद रंगनाथन साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं कि जो सार्वजनिक जीवन भी जीते हैं और खामोशी से एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना भी करते हैं जहां 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। पवन सिन्हा साहब को आपने टेलीविजन पे देखा होगा। ज्यादातर लोग इनको नमस्ते करके सामने से हटते नहीं हैं। उनको लगता है कि बिना कहे भविष्य बता दे तो अच्छा है। और हमारी तकलीफ यह है कि लोग ये समझते हैं कि ये हमारे बहुत करीब हैं, इन तक पहुंच नहीं पाते। लोग कहते हैं आप मिलवाना नहीं चाहते हैं। तो पवन सिन्हा साहब भविष्य सिर्फ बताते नहीं हैं, बल्कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते पढ़ाते भी अपने उस गांव में जो गाजियाबाद के पास है, उस गांव में 100 बच्चों का गुरुकुल खोला हुआ है। और वो गुरुकुल जाएंगे तो जो गुरुकुल हमने पढ़ा है वो बिल्कुल अलग है, एकदम आधुनिक साजो सामान से। और उसमें कुछ छात्र भी यहाँ आए हुए हैं। पवन सिन्हा साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप मंच पे आ जाएं। अक्सर लोग जब मैं बुलाता हूं तो लोग ये कहते हैं कि आपने बहुत हैवी वेट लोगों को बुलाया है, मगर हमारे पास एक ही है, बाकी की जरूरत ही नहीं। एक और नाम है जिन्हें मैं अपना छोटा भाई मानता हूं, और जब से वो एक्टिव हुए हैं तो लोगों को पता चला है कि भारत के संविधान में कितने महान महान कार्य हुए हैं। हरिशंकर जैन जी के पुत्र विष्णु शंकर जैन का नाम आज कौन नहीं जानता। और यह खास बात यह है कि विष्णु शंकर जैन साहब किसी क्रिमिनल का, किसी मर्डर का मुकदमा नहीं लड़ते, सरकारें गिराने वाले और बनाने वालों का मुकदमा नहीं लड़ते। ये सनातन की जितनी भी देश भर में पहचान है, जो हमारी मान्यताओं के, परंपराओं के केंद्र हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे बहुत सारी ऐसी भोजशालाएं हो, देश में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां विष्णु शंकर जैन उनको वापस लाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।
आप सब ने उनका नाम, उनको टेलीविजन पे बहुत देखा होगा, खासतौर से उस वक्त जब मस्जिद के अंदर शिवलिंग को वजू खाना समझ के कुछ लोग उस पे वजू कर रहे थे। और देखिए, इस दौर में हम में से कोई किसी को नहीं जानता था, कोई किसी का संबंध नहीं था, लेकिन मैं अभी कह रहा था कि एक समय आता है जब अपने आप लाइक माइंडेड फोर्स मिल जाती हैं और हर आदमी अपना काम करता है। हमने ये सोच के कोई संगठन भी नहीं बनाया, हमें लगता है कि इंडिविजुअल लोग सब इकट्ठा काम कर रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि मुझे बीच बीच में सबको इकट्ठा करना पड़ता है, ताकि जो जिहादी या एंटी नेशनल ज्यादा इकट्ठे हो गए हों उनके अंदर डर बैठ जाए। विष्णु शंकर जैन साहब, आप सबको पता है कि मैंने बाबा विश्वनाथ जिसकी बात आपको की, विष्णु शंकर जैन साहब इस धरती पे एकमात्र हैं और हजारों साल तक रहेंगे कि उस जगह जहां पिछले 450 साल से नंदी अपने बाबा को ढूंढ रहा था, इस धरती पे एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि उस नंदी को सामने जो बाबा थे उसको सबसे पहले इस धरती पे किसी ने ये कहा कि बाबा मिल गए, वो विष्णु शंकर जैन साहब। और खुशी की बात यह है कि इनके तर्क जो है भावनात्मक नहीं होते हैं, ये टेलीविजन में नहीं दिखते हैं। बहुत सारे लोग अंदर खड़े होकर के केस सुनते हैं और बाहर काला कोट के आके बयान दे देते हैं कि मैंने ये भी कहा, मैंने ये भी कहा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। विष्णु शंकर जैन जी की वजह से आज काशी के अंदर जो असली बाबा थे उस पे मुकदमा हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते हैं और हाई कोर्ट में हमारे हक में फैसला है, लेकिन अभी फैसला अनाउंस नहीं हुआ है। मथुरा के अंदर जहां कृष्ण जी खेला करते थे उसका मुकदमा भी विष्णु शंकर लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोजशाला का मुकदमा लड़ रहे हैं। और क्योंकि इनसे मेरी रोज बात होती रहती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं और दावे से कहता हूं, एक भी मुकदमा हम हारने वाले नहीं हैं। एक भी मुकदमा हम हारने वाले नहीं। विष्णु शंकर जैन की खास बात यह है कि ये लीगल भाषा भी बोलते हैं, ये हिस्टोरिकल भाषा भी बोलते हैं और किसी भी बात को इतने मजबूत तर्कों से रखते हैं कि बड़े से बड़ा कोई इनको चैलेंज नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए बहुत सारे फ्रॉड, कुछ जोकर जो हैं राष्ट्रवाद की खाल पहन करके कोर्ट के अंदर कुछ भी कर लें, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। और कई मुकदमे ऐसे हैं जब आएंगे तो आप चौंकेंगे। मैं चाहता हूं कि विष्णु शंकर जैन आप प्लीज मंच पे आए।